स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है डॉक्यूमेंटेशन एट द प्रपोजल स्टेज। अब देखिए कि प्रपोजल स्टेज का मतलब क्या होता है। जब हम पॉलिसी करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसे प्रपोजल स्टेज कहा जाता है और इस स्टेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन सभी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब देखिए प्रोस्पेक्टस वर्ड सुन के हमारे माइंड में स्कूल या कॉलेज का प्रोस्पेक्टस आ जाता है, तो वैसे ही प्रोस्पेक्टस जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं, जिसमें उनके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। समझ गए आप। जैसे सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने अपना कोई नया प्रोडक्ट यानी कि अपनी कोई नई पॉलिसी लॉन्च की तो वो उसके रिगार्डिंग एक प्रोस्पेक्टस भी देंगे जिसमें उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होगी, जिससे कि जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है वो उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी या पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है, तो उसे आप कहोगे प्रोस्पेक्टस। तो आपने याद रखना है कि prospectus is a legal document used by insurance company that provide details about the product, ठीक है। अब prospectus हो गया। अब prospectus से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब क्या है, अब कस्टमर जो है वो पॉलिसी खरीदना चाहता है। जब पॉलिसी खरीदी जाती है तो उसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि प्रपोजल बनाने के लिए एक फॉर्म फिल किया जाता है जिसे कि कहा जाता है प्रपोजल फॉर्म, यानी कि आप इसे कह सकते हैं द डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रपोजल फॉर्म, ठीक है। अब जो प्रपोजल फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस होता है वो कौन करता है, वो करता है एजेंट। और इस फिल करने के प्रोसेस को आप अंडर राइटिंग कह सकते हैं, क्योंकि एजेंट पहले अपने क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, सही जानकारी लेता है और फिर उस सही जानकारी को उस प्रपोजल फॉर्म पे फिल करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो एजेंट है वो एक प्राइमरी अंडर राइटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि ये जो प्रपोजल फॉर्म है इसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन तो फिल करनी ही है और इसके साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अटैच होंगे, ठीक है। तो इस प्रपोजल फॉर्म के साथ सबसे पहले आप ध्यान रखें कि एक तो मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट, ठीक है, वो लगती है। अब इसमें क्या है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि डॉक्टर देगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें जो भी आपका क्लाइंट है उसकी हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एज प्रूफ। अब एज प्रूफ जो है ये दो कैटेगरीज में आते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ स्टैंडर्ड एज प्रूफ, ठीक है। तो मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड भी बताऊंगी क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ्स में आ जाते हैं स्कूल सर्टिफिकेट, जैसे हमारा 10th का सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन या फिर कोई भी ऐसा सरकार के द्वारा दिया गया कागज जिस पे कि आपकी वैलिड डेट ऑफ बर्थ जो है वो दी हुई है, ये सभी स्टैंडर्ड एज प्रूफ की कैटेगरी में आएंगे। फिर नॉन स्टैंडर्ड जो कि यहाँ पर यूज नहीं होंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे, एक तो होरोस्कोप आ जाएगा, होरोस्कोप मीन्स जिसे हम जन्म पत्री कहते हैं, उसको नहीं माना जाएगा। देन राशन कार्ड, देन विलेज पंचायत सर्टिफिकेट, ये सारे नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें इंश्योरेंस कंपनी जो है एज प्रूफ की तरह कंसीडर नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, एज प्रूफ के बाद फिर आपको चाहिए एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, इसमें पासपोर्ट आ जाता है, इसमें टेलीफोन बिल आ जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है या बैंक पासबुक आ जाती है, वोटर आईडी कार्ड आ जाता है या फिर कोई भी ऐसा सरकार के द्वारा दिया गया कागज जिसपे आपका एक वैलिड एड्रेस दिया गया हो, उसे एड्रेस प्रूफ की कैटेगरी में लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है मॉरल हजार्ड रिपोर्ट। अब मॉरल हजार्ड रिपोर्ट जो है ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इंश्योरेंस खरीदने के बाद
जो आपका क्लाइंट है वो अपने आप को किसी खतरे वाली पोजीशन में नहीं डालेगा। ऐसी रिपोर्ट को मॉरल हजार्ड रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसे कहा जाता है फ्री लुक पीरियड। ठीक है। देखिए, जैसे हमने बात की कि जो इंश्योरेंस है ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है ना। अब जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम उसे वापस भी कर सकते हैं। उसी तरह से इंश्योरेंस को भी, अगर आपने सपोज कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और आपको वो पसंद नहीं आती है, तो सभी इंश्योरेंस कंपनीज आपको 15 दिन का टाइम देती हैं। जब आपने पॉलिसी खरीदी उससे 15 दिन का टाइम आपके पास होगा कि आप अपनी पॉलिसी को वापस भी कर सकते हैं। और इस 15 दिन के टाइम को कहा जाता है फ्री लुक पीरियड या फिर कूल ऑफ पीरियड। ठीक है। तो याद रहेगा, फ्री लुक पीरियड होगा कितने दिन का, 15 दिन का। और ये वो टाइम है जिस टाइम के दौरान आपको अगर अपनी पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है तो आप अपनी पॉलिसी वापस कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उनका जो छोटा मोटा सा खर्चा हुआ होता है उसे वो काट कर बाकी आपका पैसा आपको वापस कर देती है। तो इसे कहेंगे फ्री लुक पीरियड, जो होगा कितने दिन का, बिल्कुल सही 15 दिन का। फिर बात आई केवाईसी। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। तो केवाईसी में क्या क्या चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए, देन एज प्रूफ जैसे हमने बात की, देन एड्रेस प्रूफ, देन इनकम प्रूफ। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये केवाईसी में यूज होंगे। Let's start with the self-examination questions. Question number 1. During the dash period, if policyholder has bought a policy and doesn't want it, he or she can return it and get a refund. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पॉलिसी होल्डर है जिसने कि कोई पॉलिसी खरीदी पर वो उसे नहीं चाहता, तो वो उसे वापस कर सकता है और उसके बदले में उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। अब उस पीरियड को क्या कहते हैं, या उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं जिसके दौरान वो अपनी पॉलिसी जो है वो वापस कर सकता है। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया, उस पीरियड को कहा जाता है फ्री लुक पीरियड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्री लुक पीरियड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the below is an example of standard age proof? तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ का एग्जाम्पल जो आपको नीचे दी गई ऑप्शंस है उनमें से चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है राशन कार्ड, देन हॉरोस्कोप, देन पासपोर्ट एंड देन विलेज पंचायत सर्टिफिकेट। तो देखिए, राशन कार्ड, हॉरोस्कोप और विलेज पंचायत सर्टिफिकेट तो नॉन स्टैंडर्ड एज कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ है वो होगा ओनली पासपोर्ट। सो सही ऑप्शन इज सी, पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मॉरल हजार्ड? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉरल हजार्ड की कैटेगरी में नीचे दी गई ऑप्शंस में से आप किसे रखेंगे। अब पहले आपको मॉरल हजार्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। मॉरल हजार्ड को आप नैतिक या व्यवहारिक जोखिम भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में अगर आपने समझना है तो मॉरल हजार्ड एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कोई व्यक्ति अपने आप को खुद ही खतरे में डाल लेता है। तो इसको आपने अब जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से चुनना है कि मॉरल हजार्ड कौन सी कंडीशन जो है वो होगी। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेज ऑफ इंश्योरेंस। ये ऑप्शन कह रही है कि कोई व्यक्ति है, उसने इंश्योरेंस खरीद ली और उसके बाद उसका जो रिस्की बिहेवियर था, जोखिम वाला व्यवहार था, वो बढ़ गया। सेकंड ऑप्शन, इंक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर प्रायर टू परचेज ऑफ इंश्योरेंस। यानी कि ये ऑप्शन कह रही है कि रिस्की बिहेवियर, उसका जोखिम वाला व्यवहार बढ़ गया पर अभी उसने इंश्योरेंस खरीदी नहीं है, प्रायोरिटी में है, प्रायर है अभी, मतलब प्रायोरिटी में रखी हुई है कि हाँ मैं इंश्योरेंस खरीदने वाला हूं। सी ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेज ऑफ इंश्योरेंस। यानी कि इसका जो रिस्की बिहेवियर था वो कम हो गया इंश्योरेंस खरीदने के बाद।
और ऑप्शन डी है एंगेजिंग इन क्रिमिनल एक्ट्स पोस्ट बीइंग इंश्योर्ड। अब ये व्यक्ति जो था ये इंश्योरेंस करवाने के बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। अब देखिए कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है कि ये जो व्यक्ति था इसने इंश्योरेंस करवाई और उसके बाद इसका जो जोखिम वाला व्यवहार यानी कि रिस्की बिहेवियर था वो बढ़ गया, क्योंकि इसे ये लगा कि अब तो मैंने इंश्योरेंस करवा ली है, अब अगर मुझे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी खुद पैसा देगी। अब कई स्टूडेंट्स को इसमें ऑप्शन डी भी लगती है कि ये भी सही हो सकता है। देखिए डी जो है वो इसका सही आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जब क्रिमिनल एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्व होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए नहीं औरों के लिए खतरा हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो फीचर्स विल बी चेक्ड इन मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट, यानी कि कौन से नीचे दिए गए फीचर्स हैं जो कि मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट में चेक किए जाते हैं। तो क्या दिया गया है, पहला है इमोशनल बिहेवियर ऑफ द प्रपोजर, देन हाइट वेट एंड ब्लड प्रेशर, देन सोशल स्टेटस एंड ट्रूथफुलनेस। तो ऑब्वियस सी बात है मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट में तो हाइट वेट ब्लड प्रेशर ही चेक किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is a formal legal document used by insurance companies that provide details about the product। तो देखिए अभी हमने बात की है कि उस लीगल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो बिल्कुल सही, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the application document used for making a proposal is known as, जी बिल्कुल सही, ऐसे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं जो प्रपोजल बनाने के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं प्रपोजल फॉर्म। सो सही आंसर इज बी, प्रपोजल फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द बिलो गिवन एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई द वन विच इज क्लासिफाइड एज नॉन स्टैंडर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। अब जो नीचे दिए गए आपको ऑप्शंस हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से आपने चुनना है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे इंश्योरेंस कंपनी नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रखती है। तो देखिए क्या है ऑप्शंस, फर्स्ट है स्कूल सर्टिफिकेट, ये तो स्टैंडर्ड है। आईडी कार्ड इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल, ये भी स्टैंडर्ड है। देन राशन कार्ड, ये आएगा नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में। और डी है सर्टिफिकेट ऑफ बैप्टिज्म, ये भी स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राशन कार्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डैश मनी इनटू एन इकोनॉमी by hiding its dash origin so that it appears to be legally acquired। देखिए पहले तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पता होना चाहिए। जो गलत तरीके से कमाया गया धन है या काला धन है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये क्या है, ये एक इलीगल मनी है जो कि इकोनॉमी में लाई जाती है और इसका ओरिजिन के कहाँ से ये आई है, कहाँ से ये पैसा आया है उसे छुपाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोनों ही फील्ड्स में भरा जाएगा, इलीगल एंड इलीगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस द पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी, ही और शी कैन रिटर्न द पॉलिसी विद इन द फ्री लुक पीरियड, दैट इज विद इन डैश ऑफ रिसीविंग द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपनी पॉलिसी को वापस कर सकता है फ्री लुक पीरियड में, और वो डैश दिनों का रहता है। अभी हमने बात की फ्री लुक पीरियड होता है 15 डेज का, तो सही ऑप्शन होगी डी, 15 डेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू पॉलिसी रिटर्न्ड बाय पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द फ्री लुक पीरियड। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि फ्री लुक पीरियड में कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी वापस कर देता है
और आपको नीचे दी गई ऑप्शंस में से करेक्ट बतानी है अगर हम फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो। ऑप्शन 1 है इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड 100% ऑफ द प्रीमियम, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरा का पूरा 100% प्रीमियम रिफंड कर देगी, वापस कर देगी। ऑप्शन बी है इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड 50% ऑफ द प्रीमियम, यानी कि ये 50% प्रीमियम वापस करेंगे। ऑप्शन सी है इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड द प्रीमियम आफ्टर एडजस्टिंग फॉर प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑन कवर, मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। तो यही इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि फ्री लुक पीरियड जो कि 15 दिन का रहता है उसमें इंश्योरेंस कंपनीज अपनी जो खर्चा हुआ होता है उनका, उसको काट के बाकी प्रीमियम वापस रिफंड कर देते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब लास्ट में आपके लिए एक है बोनस क्वेश्चन, तो पहले बोनस क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। Which of the below is not a valid address proof? आपको बताना है कि नीचे दी गई ऑप्शंस में से वैलिड एड्रेस प्रूफ क्या नहीं होगा। ऑप्शंस आर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। तो अब इन सभी ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। बेस्ट ऑफ लक।